Wishes and hypotheses are expressions in the English language. और बच्चे हमें बहुत हेल्प करता है हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे डिज़ायर्स को, गुड विशेस को, होप्स को, रिग्रेट्स को एक्सप्रेस करने में। विशेस के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं बच्चे वो है विश, जबकि हाइपोथेसिस के लिए हम फ्रेजेस का यूज़ करते हैं जैसे इन केस, व्हाट इफ, सपोज दैट, इमेजिन इफ एंड सो ऑन। विशेस और हाइपोथेसिस को बच्चे हम कंडीशनल्स कह सकते हैं बट पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि विशेस के कुछ यूसेज डेनोटेटिव केस में भी होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था बच्चे, जब मैंने कंडीशनल्स और कंडीशनल सेंटेंसेस के लेसन को कंप्लीट किया था कि मैं आपको इसके बाद विशेस एंड हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा, तो उसके पीछे ये रीज़न है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है। सो प्लीज़ स्टे विद मी अंटिल आई फिनिश इट। ओके, हियर यू गो। तो सबसे पहले हम विशेस को एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट आर विशेस एंड हाउ आर दे यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, और जैसा मैंने बताया बच्चे ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, बट फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि विशेस आर expressions in the English language that convey what? Desires, good wishes, hopes, regrets. They are used in specific context. ये आपको ध्यान रखना है। And what word do we use? We use wish to indicate present, past and future wishes. आप wish का use करके आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के विशेस को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तीनों कॉन्टेक्स्ट में आप इसे यूज करते हैं। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे कि द टर्म विश कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस कंडीशनल्स और कंडीशनल सेंटेंसेस, बट सबसे पहले हम इसके डेनोटेटिव यूज को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि विश हम कैसे यूज करते हैं कंडीशनल्स और कंडीशनल सेंटेंसेस में। ओके, तो दैट्स वाई मैंने मेंशन किया है कि बिफोर वी एक्सप्लोर द रियल नुआंसेस ऑफ विशेस, लेट्स फर्स्ट लुक एट द डेनोटेटिव। मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्या होता है। इसे आप ऐसे समझें बच्चे, एक वर्ड के बहुत मीनिंग्स होते हैं, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, उसके ऑपोजिट भी होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, राइट। बट एक वर्ड को हम जनरली डिनोटेशन और कनोटेशन कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सी यू, यहाँ पे सी डेनोटेटिव यूज में यूज हुआ है, जिसका बहुत सिंपल है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, राइट। आई वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर, और यहाँ पे सी का जो यूज है वो कनोटेशन में यूज हुआ है, कनोटेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब है कंसल्ट, आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, कंसल्टेशन के लिए। ओके, तो इस वजह से इसका जो यूज है, जो विश वर्ड का यूज है, वो डेनोटेटिव में भी है। इसमें कनोटेशन नहीं है, इसमें कंडीशनल्स है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिक लेसन डिज़ाइन किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करूंगा कि डिनोटेशन और कनोटेशन क्या होता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट। तो बिकॉज दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ वांट, अब देखिए इसके डायरेक्ट मीनिंग है, इसमें कोई भी आपका आइडियाज और फीलिंग्स इसमें इंक्लूड नहीं है, हिडन नहीं है, इसलिए हम इसे डेनोटेटिव कहते हैं। यानी कि डेनोटेशन जो वर्ड आप यूज करते हैं वो लिटरल मीनिंग होता है। जैसे आपने सी यूज किया तो वर्ड सी डेनोटेशन भी है और कनोटेशन भी है। आप किस कॉन्टेक्स्ट पे यूज करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को हमेशा ध्यान देंगे। तो इसमें विश का जो यूज है वो वांट की जगह भी यूज होता है और वुड लाइक टू की जगह भी यूज होता है, और ये बहुत फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यू कैन से इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, जैसे मैंने बताया था कि आप अपने डिजायर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हियर इज द स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, मैं आपके लिए इसे और सिंपल और नीट मैंने बनाया है, बट पहले आप इसे देख लें कि हियर इज द स्ट्रक्चर फॉर डिनोटेटिव। पहले हम डिनोटेटिव को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि विश का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट हम डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप एक सब्जेक्ट विश, ये हमेशा रहेगा, आप विश हमेशा यूज करेंगे। ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो आप देखेंगे एग्जांपल्स में। और इन्फिनेटिव आप यूज करेंगे, यानी कि हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने सिंप्लीफाई करके आपके लिए दूसरा स्ट्रक्चर भी मेंशन किया है, जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस विश प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। बोथ स्ट्रक्चर्स कन्वे द सेम कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये सेम कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप इससे आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप स्ट्रक्चर इवेंचुअली आप खुद आप इसे
डिफाइन करने लग जाएंगे। नाउ लुक एट द एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई विश टू विजिट माई फैमिली, पहले आप ये देखो आपने सब्जेक्ट लिया, विश हमेशा रहेगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपके विश को यूज़ करना है। उसके बाद टू एंड द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी कि ये मेन वर्ब है, ओके, माई फैमिली, जिसका मतलब है आई वॉन्ट टू विजिट माई फैमिली। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मैं डायरेक्टली आई वांट टू कह सकता हूँ, बिल्कुल आप कह सकते हो, एक्सेप्टेबल है, बट हम जनरली विश का जो वर्ड जो टर्म यूज़ करते हैं बच्चे, ये बहुत अपने स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को एक्सप्रेस करने में, कन्वे करने में हमेशा यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इंग्लिश में आपके पास ये एक्सप्रेशन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई विश टू विजिट माई फैमिली, आई वॉन्ट टू विजिट माई फैमिली, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कन्वे नहीं हो पाता है जब आप इसे यूज़ करते हैं, यानी कि आपको जाना ही है अपने फैमिली के पास, तो आप इसमें विश का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे शी विशेस, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विश चेंज हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप इसे चेंज करेंगे, ओके, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। शी विशेस टू लर्न हाउ टू कुक इटालियन, शी वॉन्ट्स टू, बट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। ही विशेस टू स्टडी अब्रॉड, ही वॉन्ट्स टू, बट बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को ये कन्वे कर रहे हैं। आप इफ से भी इसे बना सकते हैं, इफ यू, बट ये कंडीशनल नहीं है, आपको ध्यान रखना। इफ़ यू विश टू मेक अ डोनेशन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, यानी कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं पुट किया गया है। आप भी इस तरह के सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। जनरली आपने ये सुना होगा, कहीं लिखा देखा होगा, इफ़ यू विश टू मेक अ डोनेशन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, जिसका मतलब इफ़ यू वांट टू सिंपली, बट यहाँ पे ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू, यानी कि वो आपके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को वो आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, ओके, दैट्स वाई उन्होंने ये विश वर्ड का यूज़ किया है। आई विश टू विजिट योर स्कूल दिस मॉर्निंग, ठीक है, आप इसे आई वुड लाइक टू, आई वॉन्ट टू दोनों भी कह सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, बट जनरली हम वॉन्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हर जगह हम वॉन्ट ना यूज़ करके हम वुड लाइक टू यूज़ करते हैं, और हर जगह वुड लाइक टू ना यूज़ करके हम वॉन्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबल है, बट नॉट इन ऑल सिचुएशन, ओके। सो आई वुड लाइक टू विजिट योर स्कूल दिस मॉर्निंग, ये भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। I wish to have a window seat in the aircraft, आप सिंपली बोल सकते हो I would like to have a window seat in the aircraft, ये बहुत पोलाइट वे है ये वाला I would like to, लेकिन अगर आपने विश बोला तो भी ये भी आपके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को पोलाइटली ही आप बोल रहे हो, तो आप इन दोनों कन्वेंशन में से कोई भी कन्वेंशन आप चूज कर सकते हैं अपने स्पीच और राइटिंग में। नाउ वी डू नॉट विश आर चाइल्ड्स फोटो, हम इसे नेगेटिव में भी यूज़ करते हैं, ये सारे आपने देखे वो अफर्मेटिव है, आप इसे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी डू नॉट विश आर चाइल्ड्स फोटोज टू अपीयर ऑन एनी सोशल नेटवर्किंग, आप सिंपली कह सकते हैं कि वी डू नॉट वांट और वी वुड नॉट लाइक टू, तो ये सेंटेंस, तो ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर बार वुड लाइक टू और वांट इंटरचेंजेबल नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो आप इसे नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वी डू नॉट वांट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यहाँ भी कन्वे कर रहा है। ही डज नॉट विश, आप इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, डू डज नॉट के फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये चेंज हो जाएगा। ही डज नॉट विश टू स्टे एट द होटल, ही वुड नॉट लाइक टू स्टे एट द होटल, तो आप इस केस में डिनोटेटिव का यूज़, विश एज अ डिनोटेटिव आप यूज़ करते हैं। नाउ टेक अवे पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। We can use both in denotative use of wish. We can use both positive and negative statements with wish. ये आपको ध्यान रखना है, आप positive, negative दोनों use कर सकते हैं। The phrase would like to can typically be substituted with want, but this substitution may not be appropriate. इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम कर सकते हैं, but आपको सबसे ज़्यादा देखना है कि appropriate कौन सा है in all contexts. So please be mindful. नेवर यूज द प्रोग्रेसिव फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी विश का डेनोटेटिव यूज में या विश किसी भी फॉर्म में, मैं आपको बताऊंगा कहाँ हम यूज करते हैं। आप इस केस में डेनोटेटिव यूज में कभी भी विशिंग यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में आप यूज नहीं करेंगे, लाइक आई एम विशिंग या शी इज विशिंग, ओके, ऐसे नहीं होता है ये। सो नेवर यूज द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ विश दैट इज विशिंग इन ईदर अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ओके। So that's all for the denotative use of the wish. Now let's explore the real nuances of wishes जो conditionals को express करता है। इसमें conditionals में मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको good wishes बता दूं, ठीक है, कि good wishes के लिए हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो use of wish for good wishes
ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल है, विश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैंने आप इस स्ट्रक्चर को मैंने सिंप्लीफाई किया आपके लिए कि आप क्या करेंगे, विश प्लस समवन प्लस समथिंग। आप किसी को विश करते हो, जैसे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, तो वो सब्जेक्ट ये है, और आप कुछ विश कर रहे हो यानी कि हैप्पी बर्थडे, कुछ भी आप विश कर रहे हो, तो ये सिंपल आपका स्ट्रक्चर है। आप एग्जाम्पल से इससे ज़्यादा समझ में आएगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बहुत कोशिश करता हूँ बच्चे कि मैं आपके लिए बहुत सिंपल और नीट वे में आपको सारे स्ट्रक्चर और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, समवन, समवन क्या है, द पर्सन यू आर विशिंग फॉर, दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने, शायद आपको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने यूज किया है कि समवन क्या है कि द पर्सन यू आर विशिंग फॉर, दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समथिंग, द थिंग यू आर विशिंग देम, दिस इज द direct object. Now look at the examples. I wish you a happy new, अब यहाँ पे wish denotative use में नहीं है, want आप नहीं कह सकता, want you a very happy. So I wish you a happy new year. ये sentence के formation को और इसके context को आपको समझना है, okay? So I wish you a happy new year. You is indirect and सॉरी यहाँ पे मैंने मेरी क्रिसमस लिख दिया है, ये न्यू ईयर है, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे बोलना चाहें या वो बोलना चाहें, दोनों एक है। हैप्पी न्यू ईयर, कुछ भी आप बोलना चाहें, तो वो आपका, जब आप कुछ विश करते हैं, जो एग्जैक्टली आपको विश करना है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इधर आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू अ मेरी क्रिसमस। ठीक है, इसमें क्या नहीं करना है आपको वो मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स पे गौर करो। वी ऑल विश यू अ स्पीडी रिकवरी। आप जब कोई इल होते हैं, जब कोई मतलब दे आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, दे आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और यू कम टू नो दैट ही और शी इज़ नॉट वेल, तो आप जनरली ऐसे कॉन्टेक्स्ट का, ऐसे सेंटेंसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको किस फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है कि विश के बाद देखो कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि इस सेंटेंसेस में लोग कॉमन मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। वी ऑल विश यू अ स्पीडी रिकवरी, यू आपका इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्पीडी रिकवरी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देखो, आप इसे विशिंग यहां पे यूज कर सकते हैं, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये दोनों एक्सेप्टेबल है। आई विश यू फेनोमेनल सक्सेस, तो बहुत सारे कन्वेंशंस आपको मिलेंगे, आप इस तरीके से भी गुड विशेस के लिए विश का आप यूज करते हैं ना। आप ऐसे भी बोलते हैं, विश मी लक, आई हैव माई एग्जाम टुमारो, आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मी आपका इनडायरेक्ट है, लक इज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी विशेस हिम सक्सेस इन हिज जॉब, ओके, सब में मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ जाए। ही विशेस हर ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, अब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना है, okay, her all the happiness in the world. We wish you a long and happy life. ठीक है, again we can use, note में आपके, we can use the progressive form of wish, that is wishing in good wishes, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ wishing, आप good wishes के कॉन्टेक्स्ट में ही आप यूज करेंगे। मैं आपको इसके इनकरेक्ट फॉर्म भी बताऊंगा, अभी आपने देख लिया कि आप किस तरीके से आप इसे बोलते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट फॉर्म से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो इनकरेक्ट फॉर्म है, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, सब हम देखेंगे वन एट अ टाइम। नाउ अभी हम देखें सेकेंड यूज ऑफ विश फॉर होप्स एंड रिग्रेट्स, कंडीशनल्स। ठीक है, यूज ऑफ विश फॉर होप्स एंड रिग्रेट्स, स्ट्रक्चर क्या है आपका, बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दैट है आप इसे यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, दोनों कन्वेंशंस वाइडली एक्सेप्टेबल है। विश प्लस दैट प्लस क्लॉज, और ये भी मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया है, और विश प्लस ओनली क्लॉज, जैसे हम विश प्लस दैट प्लस क्लॉज भी होता है। ठीक है, और आप सिर्फ विश प्लस ओनली क्लॉज, क्लॉज कहने की मेन क्लॉज जो है आपका, तो आप विश के साथ दैट भी लगाते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, बट वो ओल्ड इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली विश के साथ दैट नहीं लगाते हैं, और मैंने आपको लगभग हर सेशन में मैंने आपको बताया है बच्चे कि आप दैट ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, वो आपके कॉन्टेक्स्ट को
ऑल्टर नहीं करेगा। ओके, पर इस स्ट्रक्चर पे आप देखो, गौर करो कि ये जो स्ट्रक्चर है इज यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, जैसा मैंने बताया आपको, विशेस का जो हम यूज करते हैं वो प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। टू एक्सप्रेस होप्स, रिग्रेट्स और सॉरोज, ये जनरली जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस होप्स, रिग्रेट्स और सॉरोज अबाउट सिचुएशंस दैट आर नॉट एज वी वांट देम टू बी। अब ये कंडीशनल्स आ गया आपके पास, ठीक है, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं है तो हम इफ का यूज करते थे, तो हम विश का भी यूज कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू इमेजिन डिफरेंट पास्ट, प्रेजेंट्स एंड फ्यूचर्स। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है कि शायद डिफरेंट पास्ट होता, प्रेजेंट होता या फ्यूचर होता। ओके, रिफ्लेक्टिंग डिजायर्स दैट आर रूटेड इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में हम उसे फील कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझाऊंगा, बट आप इसे फिर भी इसे समझ लो कि हम इसे इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज़ करते हैं कंडीशनल्स। जब हमें कंडीशनल सेंटेंसेस को बोलना हो तो हम विश का कैसे यूज़ करेंगे। दिस फॉर्म इज कंसिडर्ड एज कंडीशनल्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि विश का हम कंडीशनल्स में भी यूज करते हैं, बट पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि अभी आपने क्या देखा, डेनोटेटिव आपने देखा, आपने गुड विशेस आपने देखे। ओके, अब आप देखो कि रियल कंडीशनल्स के लिए, यानी कि एक्चुअली जब हम कंडीशनल्स इफ क्लॉज को जब हम इससे दूसरे और किसी और तरीके से बोलना चाहेंगे, तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज में जो है विश, तो is considered as conditionals and can be substituted with if clauses। मैंने कंडीशनल्स में आपको बताया था कि सारे सेंटेंसेस को एक्सेप्ट इफ क्लॉज, जितने भी वेरिएशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कंडीशनल्स बोलने के, जितने भी फ्रेजेस हम वर्ड यूज करते हैं, आप हमेशा इफ क्लॉज से उसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सेम गोज टू दिस, आप इसे भी विश के सेंटेंसेस को भी जो कि कंडीशनल्स है, आप इसे इफ क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द यूज ऑफ दैट, जैसे मैंने बताया, इज ऑफ्टन ओमिटेड इन मॉडर्न इंग्लिश। मैं आपको फिर भी बता देता हूं, बार बार बताता हूं, क्योंकि आप इसके कॉन्टेक्स्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएं। बट यू मे स्टिल एनकाउंटर इट इन बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड टीवी शोज। Whether you choose to include that or not is a matter of your personal preference। मैंने क्या कहा, आप दोनों कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। दैट ना सिर्फ इफ में यूज होता है, ठीक है, मतलब विश में यूज होता है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जब आप फ्रेम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आप वहां पर से भी अपने दैट को ओमिट कर सकते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है। तो दोनों कन्वेंशन में से कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं, आपका पर्सनल प्रेफरेंसेस है। इफ यू गो विद मी, आई रिकमेंड यू ओमिट दैट इन मॉडर्न इंग्लिश में हम दैट का यूज जनरली हम नहीं करते हैं, बट कि आपके कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। तो ये मैंने मेंशन किया है कि इट्स एब्सेंस विल नॉट चेंज द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे बिलीव करते हैं, हम यूज टू हो गए हैं, तो इसलिए हम समझते हैं कि दैट को अगर हमने छोड़ दिया, अगर हमने सेंटेंस में अगर मेंशन नहीं किया, तो वो कंप्लीट आपका मैसेज कन्वे नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। Thus the alternative structure is simply wish plus क्लॉज, यानी कि विश, जो विश का क्लॉज अलग होगा और जो मेन क्लॉज है वो अलग होगा। विदाउट दैट आप इसे यूज कर सकते हो। तो सारे सेंटेंसेस में आपको एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट तीनों में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट विशेस को हम कैसे, यानी कि जो रिग्रेट्स और सॉरोस को कैसे एक्सप्रेस करेगा, और ये प्रेजेंट में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, विश, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट वर्ब। ओके, सब्जेक्ट, सॉरी अबाउट दैट, ये टाइपो हो गया है। सो सब्जेक्ट प्लस विश, सब्जेक्ट प्लस विश एंड देन प्लस सिंपल पास्ट। ओके, एग्जांपल्स आप देखो, मैंने दैट को पैरेंथेसिस में इसलिए रखा है आपके लिए, और मैंने आपको बहुत सारे सेशंस में मैंने आपको ये हाईलाइट किया है कि जब भी मैं कोई चीज़ अगर पैरेंथेसिस में रखता हूँ, जनरली इस फॉर्म में, इसका मतलब है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसे नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके इसके कॉन्टेक्स्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप इसे देखें, आप इसे सिंपली बोल सकते हैं, आई विश आई वर अ डॉक्टर, या आई विश दैट आई वर अ डॉक्टर। तो जो कन्वेंशनल है, जो ट्रेडिशनल है, वो जनरली ये करते हैं, आई विश दैट आई वर अ डॉक्टर।
वो भी एक्सेप्टेबल है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम जनरली विश को दैट को ओमिट कर देते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सिंपली बोले आई विश आई वर अ डॉक्टर। अब इस पे गौर करें आप, एक जगह मैंने वर यूज किया है और एक जगह वॉज यूज किया है, इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। आई विश दैट आई वॉज अ डॉक्टर या सिंपली आई विश आई वॉज अ डॉक्टर। ओके, आई विश दैट आई न्यू द आंसर और आई विश आई न्यू द आंसर। ओके, तो ये सिंपल पास्ट है। तो आप देखो आपका जो इफ क्लॉज है, यानी कि यहां से जो है, ठीक है, ये आपका इफ सॉरी विश क्लॉज है ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज होगा। मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा, दैट यूज कर भी सकते हैं नहीं भी। और ये मेन क्लॉज ये देखो आपका सिंपल पास्ट में होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट विशेस को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये ज्यादा आपको ध्यान देना है। ये मैंने आपके लिए मेंशन किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड इज कंसिडर्ड फॉर्मल एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है इनफैक्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को भी वॉज यूज करते, ठीक है। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं कि वर इज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर कंडीशनल्स, यानी कि जब आप विश बोल रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको कंडीशनल्स में ही बताया था कि कुछ लोग वॉज यूज करते हैं, वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है। लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बट वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है। और मैंने आपको हमेशा डिफरेंस बताया है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में, आप हमेशा स्टैंडर्ड इंग्लिश फॉलो करेंगे। Okay, so word is considered formal and standard English, and it is widely accepted in context of wishes and hypotheticals. Hypothetical situation में wishes में हम जनरली, चाहे आप कंडीशनल्स इफ की बात करें चाहे विश की बात करें, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल और ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है। वॉज जो है लोग यूज़ करते हैं, बट ये बहुत लेस फॉर्मल है और ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में फॉल करता है, टिपिकली यूज्ड इन कैजुअल कॉन्वर्सेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप वॉज ना यूज करें कंडीशनल्स में, चाहे विश में चाहे इफ में, क्लॉज में आप हमेशा वर का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे। मूव ऑन। नाउ लुक एट पास्ट विशेस। पास्ट विश पहले हमने सीखा प्रेजेंट विशेस में कि वो रिग्रेट्स और सॉरोस को कैसे एक्सप्रेस करता है। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, वहां पर आपने प्रेजेंट विशेस को एक्सप्रेस किया, अब आप पास्ट विशेस को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो भी क्या है, रिग्रेट्स है और सॉरोस। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसमें भी मैंने टाइप कर दिया, सो सॉरी अबाउट दैट। सब्जेक्ट प्लस विश एंड देन पास्ट परफेक्ट। ये आपको ध्यान रखें कि आप पास्ट विशेस को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, और पास्ट में हम जो मेन क्लॉज में जो हम यूज करते हैं, यानी कि विश के बाद जो मेन क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। आप एग्जांपल देखो, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज होता चला जाएगा। जस्ट गिव मी अ क्विक मोमेंट, लेट मी, ओके ओके। नाउ लुक एट द पास्ट विशेस। शी विशेस, अब मैंने कहा कि आप दैट को रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो आप सिंपली बोले शी विशेस दैट शी हैड स्टडीड अब्रॉड, या सिंपली बोले शी विशेस शी हैड स्टडीड अब्रॉड, दोनों का कॉन्टेक्स्ट एक ही है। अब ये देखो, ये आपका विश क्लॉज है, ठीक है, जिसमें आप दैट ओमिट कर सकते हैं। अब जो मेन क्लॉज है आप इस पर ध्यान दो, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, स्टडीड पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, तो आप इस तरीके से बोलेंगे, ही विशेस he had gone to the party last week, जो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट, इसका इफेक्ट जो मैंने क्या बताया कि हम इसके ऐसे चीजों को कब यूज करते हैं जब प्रेजेंट पे उसका इफेक्ट हो, लेकिन ये जो मेन क्लॉज है वो हमेशा आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। हैड गॉन, हैड हेल्पिंग वर्ब, गॉड पास्ट पार्टिसिपल, तो आप इस फॉर्म में बनाते हैं। आई विश दैट आई हैड टेकन दैट जॉब ऑफर, मैं अब प्रेजेंट में इसका इफेक्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी सैड है, तो मैं आज बता रहा हूँ, प्रेजेंट में बता रहा हूँ पास्ट के सिचुएशन को। तो मेन क्लॉज हमेशा आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। सो आई विश दैट आई हैड टेकन दैट जॉब ऑफर। नाउ लुक एट दिस, आई विश आई हैड लर्नड अ सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल। ओके, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, बट पास्ट में जो नहीं हुआ है उसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको पढ़ा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंडीशनल्स कितने तरीके से अपने स्पीच और राइटिंग में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस आपको जानने चाहिए। वी विश वी हैड ट्रैवल्ड मोर व्हेन वी वर यंगर, आप इसे कह सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको ये, ठीक है। जब हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग डायरेक्ट ट्रांसलेशन, बच्चे जब आपके पास कन्वेंशंस होते हैं बहुत सारे
और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे हमेशा सिचुएशंस बताएं, या आप अपने साथ भी ये कर सकते हैं कि अगर मेरे पास अगर ये ऐसे सिचुएशन आ जाएं जहाँ पे मैं पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के विशेस को एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर है। ओके और ये बहुत नेचुरल, बहुत कॉन्वर्सेशनल भी है। फॉर्मल में हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे कन्वेंशंस आ जाएंगे। ओके जो आपके लैंग्वेज को बहुत इन्हांस करेगा, यानी कि आप आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत इन्हांस करेगी। ओके नाउ लुक एट द थर्ड वन, फ्यूचर विशेस के लिए। प्रेजेंट हमने सीखा, प्रेजेंट विशेस, पास्ट विशेस। फ्यूचर विशेस जनरली क्या होता है, होप्स के लिए। प्रेजेंट और पास्ट किसके लिए होता है, रिग्रेट्स एंड सॉरोस के लिए। फ्यूचर विशेस के लिए हम जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं वो होप्स के लिए यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर उन दोनों से डेफिनेटली अलग होगा। अगेन ये मिस्टेक है, पहले सब्जेक्ट एंड देन विश, तो सब्जेक्ट प्लस विश। अब यहाँ पे ध्यान दो, ज्यादातर वुड यूज होता है बट कुड भी एक्सेप्टेबल है, ये आपको ज्यादा ध्यान देना है। वुड कुड आप दोनों में से कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज कर सकते हैं, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आप हमेशा बेस फॉर्म ही यूज करेंगे। लुक एट द एग्जांपल, ये काफी कॉमन है डेली कॉन्वर्सेशन में, राइटिंग में इसे हम यूज करते हैं। आई विश, आप दैट यूज कर सकते हैं, नहीं भी। आई विश दैट आई कुड फ्लाई। आई विश यू वुड हेल्प मी विद माई होमवर्क। ठीक है, ये एक्चुअली आप फ्यूचर की बात बता रहे हैं, लेकिन आप अपने होप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके फ्यूचर में, जो नहीं अभी प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हो सकता है, इसलिए आप इसे भी कह सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग डिजायर को, या आप अपने विश का जो आप यूज कर रहे हैं, आप यहां पर भी ये कंडीशनल ही है। ठीक है, आई विश यू वुड हेल्प मी विद माई होम, आपने कंडीशन डाल के काश अगर तुम मुझे हेल्प कर सकते हैं। इफ यू कुड हेल्प मी, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ यू कुड हेल्प मी विद माई होमवर्क। ओके तो आप होप, यहां पर आप अपने होप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने डिजायर को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझे, हमेशा एक रूल आप ना समझे, आप इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। ही विशेस दैट ही कुड स्टे लॉन्गर। ओके आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जब आपको कहना हो, तो आपके पास ये कन्वेंशन है, आप किस तरीके से कह सकते हैं, ही विशेस ही कुड स्टे लॉन्गर। बट क्योंकि ये फ्यूचर का है, ये आप होप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। ही विशेस, तो आप देखें वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विश को विशेस बनाएंगे, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लाना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप या तो वुड या तो कुड, दोनों में आप उसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर विशेस की बात कर रहे हैं। ओके शी विशेस इट वुड स्टॉप रेनिंग टुमारो। ओके आप इस तरीके से बोल सकते हैं, दे विश दैट द हॉलीडे वुड बी एक्सटेंडेड दिस ईयर। ये आप होप कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए है, तो हम इस तरीके का यूज करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस्टेक कर दें प्रेजेंट विशेस को समझने में, पास्ट विशेस को समझने में और फ्यूचर विशेस को समझने में। तीनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। ओके तो ये आपको ज्यादा ध्यान देना है। नोट, ये फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है कि वुड इज द मोस्ट natural choice for expressing future wishes, while could serves as a good alternative. मैंने कहा आपको would भी यूज कर सकते, would is the most appropriate word for the future wish, but could भी हम यूज कर सकते हैं, इसका best alternative है। other modal verbs like may, might आप देख सकते हैं, can be used but they are less common and less formal, तो आप इसे अवॉइड करेंगे, बट कहीं पर देखेंगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसे यूज करते हैं। बट यू फॉलो स्टैंडर्ड इंग्लिश, तो आप फ्यूचर विशेस के लिए या तो वुड यूज करेंगे या तो कुड यूज करेंगे। इन मॉडल वर्ब्स को आप अवॉइड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन एरर क्या है। एक कॉमन एरर, ठीक है, और पार्ट 2 में, बिकॉज आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक। पार्ट 1 में मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 2 में बहुत सारे कॉमन एरर्स मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया है उससे आपको ज़्यादा होगा आपको क्लियर। बट एक कॉमन एरर को आप यहाँ पे देख लो बच्चे, कि द फ्रेज इज आई विश आई कुड डू इट, ये आपके फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। बट ये फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा कुड हैव वाला, आई विश आई कुड हैव डन इट
इन दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे कुड के बाद आप देखो बेस फॉर्म यूज़ हुआ है, यहाँ पे कुड हैव हुआ है तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। एक तो ये फ़र्क है, दूसरा ये फ़र्क है जब आप ऐसे बोलते हो बच्चे आई विश आई कुड डू इट, तो आप फ्यूचर विश है आपकी, ठीक है, जो प्रेजेंट पे जिसका इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसे बोला आई विश आई कुड हैव डन इट, ये डेफिनेटली ये पास्ट का है, इसका कोई प्रेजेंट से कोई पास्ट से, यानी कि प्रेजेंट में इफेक्ट है, बट ये पास्ट विशेस की आप बात कर रहे हैं। आर नॉट इंटरचेंजेबल, ये कभी इंटरचेंजेबल नहीं, आप इसे कभी इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी कि इसके जगह ये इसके जगह ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन एरर है, मैंने ये देखा है कि लोग इसे यूज़ करते हैं जबकि आप नहीं करेंगे। द फॉर्मर एक्सप्रेसेस अ प्रेजेंट विश, यानी कि फॉर्मर का मतलब मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, आई विश आई कुड डू इट, एक्सप्रेसेस फॉर द फ्यूचर एक्शन, वेयर एज द लैटर, लैटर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आई विश आई कुड हैव डन इट। लैटर एक्सप्रेसेस अ प्रेजेंट विश फॉर अ पास्ट सिचुएशन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन एरर है। पार्ट 2 में बहुत सारे मैं आपको कॉमन एरर्स आपको दिखाऊंगा, उससे आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अभी विशेस ओवर नहीं हुआ है, तो विशेस एंड हाइपोथेसिस पार्ट 2 में मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, रिमेनिंग विशेस जो है वो पढ़ाऊंगा आपको और हाइपोथेसिस आपको पढ़ाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर पार्ट 1। इन पार्ट 2 विल एक्सप्लोर द रिमेनिंग नुआंसेस ऑफ विशेस as well as we delve into hypothesis further. Okay, so अगर आपके पास if you have any specific topics or questions you want me to cover in the next part, please drop your comment. आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगती है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट्स है, या इस सेशन में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। I'll certainly respond. ओके, नाउ इसके लिए एक मैंने असाइनमेंट डिज़ाइन किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, सो प्लीज़ फॉलो द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्रैक्टिस इट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, पार्ट 1 विशेस एंड हाइपोथेसिस, राइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, please write in the comment box. I'll certainly respond to you. So I thank you so much for your time and patience. Have a good time. Thank you.